बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बफ़र सॉल्यूशंस आज का हमारा टॉपिक है। तो कुछ सवाल हैं बफ़र सॉल्यूशंस से रिलेटेड जो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि व्हाट आर द बफ़र सॉल्यूशंस। फिर ये पूछते हैं कि बफ़र सॉल्यूशंस क्यों ज़रूरत होते हैं हमें, इनकी क्या एप्लीकेशन है, क्यों ज़रूरत होते हैं। फिर ये भी पूछा जाता है कि बफ़र सॉल्यूशंस की फार्मेशन की बेस पे बफ़र सॉल्यूशंस की कितनी टाइप्स हैं। फिर एक आखिरी सवाल ये पूछा जाता है कि बफ़र सॉल्यूशंस के काम करने का तरीक़ाकार क्या है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बफ़र सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो बफ़र सॉल्यूशंस, जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन वाइट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, दो सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ बेस इज़ एडेड टू देम। कि वो सॉल्यूशंस जो अपनी पीएच को रेजिस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, अगर उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दें या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दें तो उनकी पीएच कांस्टेंट रहती है, वो अपने पीएच को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, उनकी पीएच मेंटेन रहती है। तो वो सारे सॉल्यूशंस जो अपनी पीएच को मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम बफ़र सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है। और बफ़र सॉल्यूशंस की सबसे पहले टाइप्स हम देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको अगले सवालों का जवाब दूंगा। बफ़र सॉल्यूशंस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं एसिडिक बफ़र्स और दूसरे होते हैं बेसिक बफ़र्स। इनकी फॉर्मेशन की बेस पे ये दो टाइप्स बनाई गई हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बेस पे आप देखें जो एसिडिक बफ़र्स हैं मैंने वाइट बोर्ड पे लिखे हुए। एसिडिक बफ़र कौन सा बफ़र होता है? इट इज़ दैट बफ़र विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी टेक a weak acid and a salt of it. When we mix this weak acid and a salt of it with a strong base, एक weak acid और उसके salt को किसी strong base में ऐड करते हैं तो उस वक्त जो बफ़र सॉल्यूशन हमारे पास होता है ये एसिडिक बफ़र होता है। देखें इसमें हम एसिड यूज़ कर रहे हैं और उसका साल्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको एसिडिक बफ़र कहते हैं। और इस एसिडिक बफ़र की फिर अगर ये एसिडिक बफ़र है तो मैंने जिस तरह इससे पहले वीडियो में पीएच के कॉन्सेप्ट को बयान किया, तो यहाँ पर अगर ये एसिडिक बफ़र है तो एसिडिक बफ़र होने के लिए इसकी पीएच जो है वो 7 से कम होनी चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अगली टाइप है बेसिक बफ़र्स। बेसिक बफ़र्स जब आप एक वीक बेस और उसके साल्ट को ऐड करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में, अ वीक बेस एंड अ साल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सच बफ़र्स आर कॉल्ड बेसिक बफ़र्स। और बेसिक बफ़र्स की जो पीएच है वो हमेशा, आप ये याद रखें, बेसिक बफ़र्स की पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होगी, क्योंकि बेसिस जो होते हैं उनकी पीएच 7 से अबव होती है, जो न्यूट्रल होते हैं उनकी पीएच 7 होती है। तो ये तो थी दो टाइप्स बफ़र सॉल्यूशंस की। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड बफ़र सॉल्यूशंस, हमें बफ़र सॉल्यूशंस की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो ये चीज़ भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, बफ़र सॉल्यूशंस की क्यों ज़रूरत महसूस होती है। तो इसकी सबसे पहली रीज़न अगर हम देखें, हमारा जो ब्लड है, आप सबको पता होगा कि जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.35 होती है। ठीक है, अगर ये पीएच 7.35 होती है, याद रखिएगा, अगर ये पीएच इसमें माइनर सी भी चेंज आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, फॉर एग्जांपल 7.35 है तो चेंज हो के 7 हो जाए, या फिर 7.35 से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, मतलब कि 8 हो जाए, तो उस वक्त इस माइनर चेंज ऑफ पीएच से भी इंसान की जो है ना वो डेथ वाक़ई हो सकती है। सो हमारा ब्लड एक बफ़र सॉल्यूशन का रोल प्ले करता है और अपनी पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी मेंटेन होती है। तो इसका सबसे पहला जवाब कि आवर ब्लड बिहेव्स लाइक अ बफर सॉल्यूशन, इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच, देयरफॉर वी सस्टेन आवरसेल्व्स। तो ये फर्स्ट रीज़न थी कि हमें बफर सॉल्यूशंस की क्यों ज़रूरत महसूस होती है। फिर एक सेकंड रीज़न है इसकी कि
बहुत सारे जब आप किसी भी लैब के अंदर काम कर रहे हैं, कोई केमिस्ट लैब के अंदर काम कर रहा होता है, तो बहुत सारे रिएक्शंस को स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो रिएक्शन उन स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर परफॉर्म नहीं हो सकेगा तो हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिल सकेंगे। सो उस रिएक्शन तो केमिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले ऐसे सल्यूट्स की चॉइस करता है जो जिनके बारे में वो इंश्योर कर सके कि इन सल्यूट्स को ऐड करने से कोई भी जो है ना इतनी जो लार्ज चेंज इन पीएच है वो कभी भी नहीं आएगी। माइनर चेंजेस आ सकती हैं, आपको पता है कि परफेक्ट कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, उसमें कैजुअलिटीज़ आती हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से, बट उसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी आ जाती है जब वो किसी सूटेबल सल्यूट को चूज़ करते हैं। तो सो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक बफर सोल्यूशंस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द लैब एक्सपेरिमेंट्स। फिर एक अगली रीज़न, बफर सोल्यूशंस केमिस्ट्री के अंदर और उसके बाद जो आपकी एलाइड साइंसेज हैं वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होते हैं, सेल बायोलॉजी में यूज़ होते हैं, उसके अलावा आपकी जो सॉइल साइंसेज हैं उनमें यूज़ होते हैं, फिर आपकी न्यूट्रिशन में यूज़ होते हैं, फिर आपकी क्लिनिकल एनालिसिस में यूज़ होते हैं। तो ये बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें बफर सोल्यूशंस की डेली लाइफ के अंदर भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, अब आ जाएं कि बफर सॉल्यूशंस कैसे काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हाउ डू बफर सॉल्यूशंस वर्क। तो वाइट बोर्ड की तरफ आ जाए, मैं दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास, इन दो एग्जांपल्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बफर सॉल्यूशंस के काम करने का क्या तरीका है। एक एसिडिक बफर्स की है एग्जांपल और दूसरी बेसिक बफर्स की है। तो आ जाएँ वाइट बोर्ड की तरफ। ये मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन जब होता है तो इसके नतीजे में ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है एसीटेट आइन में, और उसके साथ साथ हमारे पास एक हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव बनता है। ये बात याद रखिएगा कि जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम डिसोसिएट होता है, इसी वजह से ये वीक एसिड है। जबकि ये जो मैंने इसका साल्ट लिखा है इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम एसीटेट बनाया। सोडियम एसीटेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी जो डिसोसिएट होने की एबिलिटी है वो एसिटिक एसिड की निस्बत ज़्यादा है। अब आप देखें कि हमने इसको बफर सॉल्यूशंस के एस्पेक्ट से देखना है कि बफर सॉल्यूशंस के तौर पे ये कैसे काम करता है। आप देखें एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ, ठीक है, जब ये सपोज़ पहले डिसोसिएट होने से पहले इस सोल्यूशन की जो पीएच थी वो 4 पॉइंट समथिंग थी, क्योंकि एसिडिक बफर है तो एसिड्स की पीएच 7 से कम होती है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी पीएच 4 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। अब जब ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के नतीजे में जब ये एसीटेट आइन बना देगा तो इसकी पीएच के ऊपर भी उसी तरह इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इसकी पीएच के ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े। बफर सॉल्यूशंस होते ही वही हैं जो उसकी जो अपनी पीएच को रजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो है कॉमन आइन इफ़ेक्ट, ठीक है। कॉमन आइन इफ़ेक्ट का मतलब कि सेम तरह के आइन जनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन करता है, अपनी पीएच को रजिस्ट करता है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पर जो ये एसिटिक एसिड है ये लेस डिसोसिएटेबल है, और जो हमारे पास इसका साल्ट सोडियम एसीटेट है ये ज़्यादा डिसोसिएटेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये डाल देते हैं इस सोल्यूशन के अंदर तो ये ज़्यादा डिसोसिएटेबल है, तो ये इमीडिएटली क्या करता है, डिसोसिएट होता है, एक एसीटेट आइन बनाता है और दूसरी तरफ सोडियम आइन हमारे पास बन जाता है। अब आप देखें इस सोल्यूशन में दो तरह के दो कॉमन आइंस हैं। एक ये वाला जो एसिटिक एसिड ने एसीटेट आइन प्रोड्यूस किया, एक ये वाला आइन कॉमन है और एक ये वाला आइन कॉमन है, ये दूसरा एसीटेट आइन है, तो दोनों सेम ही है ना, ठीक है। अब बाहर से आने वाला कोई भी एजेंट, सपोज हाइड्रोजन आइंस आते हैं, बाहर से कोई एसिड डालते हैं, एसिड डालने का मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजन आइंस पुट कर रहे हैं इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पहले अगर जब तक हमने ये वाला इसका साल्ट नहीं डाला हुआ था इस एसिटिक एसिड के अंदर, उस वक्त तक ये वाले ये वाले एसीटेट आइंस यूटिलाइज हो रहे थे बाहर से आने वाले किसी भी एजेंट के साथ डील करने के लिए, उसके साथ कंबाइन करने के लिए। सपोज़ बाहर से मैं एसिड डाल रहा था तो उस एसिड के हाइड्रोजन आइंस आके कंबाइन करते थे इस एसीटेट आइन के साथ और दोबारा से हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता था, ठीक है, इसके साथ आके कंबाइन करते थे।
बट अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब बाहर से कोई भी फॉरेन आप एसिड डालते हैं, सपोज़ हाइड्रोजन आइंस एसिड डालते हैं, तो वो हाइड्रोजन आइंस आके इसके साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। इस जो सोडियम एसीटेट का पैदा किया हुआ ये वाला जो एसीटेट आइन है इसके साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, और हमारे पास फिर से दोबारा से यही बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल एसिटिक एसिड है वो अब नहीं डिसोसिएट हो रहा। जब वो डिसोसिएट नहीं हो रहा, उसकी पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब कि इस बफर ने अपनी पीएच को स्टेबल कर लिया, अपनी पीएच को मेंटेन कर लिया। ये थी एसिडिक बफर की एग्जांपल। अब आ जाएं बेसिक बफर की तरफ। बेसिक बफर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH, ये मेरे पास एक वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस। अब ये क्या करता है, ये डिसोसिएट होके एक अमोनियम आइन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आइन, हाइड्रोक्साइड आइन बना देता है, ठीक है। जब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसी का एक साल्ट डाल देता हूँ जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, में ये वाला साल्ट पुट कर देता हूँ, तो ये साल्ट डिसोसिएट होके ये कॉमन आइन जनरेट करता है, एक अमोनियम आइन जो ये वाला इसके साथ मैच करके कॉमन आइन बन जाता है, और एक क्लोराइड आइन जनरेट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस है, लेस डिसोसिएटेबल है, जबकि ये मोर डिसोसिएटेबल है, ठीक है। इसको डिसोसिएट होने देता ही नहीं है कौन सा, ये वाला इसका साल्ट, ये पहले ही डिसोसिएट हो जाता है। क्यों डिसोसिएट हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये मोर डिसोसिएटेबल है। अब बाहर से आने वाला कोई भी एसिड या कोई भी बेस, सपोज़ यहाँ पर आप कोई बेस डालते हैं, ठीक है, बेस डालने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी डाल देते हैं, कोई OH हाइड्रोक्साइड आइन डालते हैं, बेस डालने का ये मतलब होता है। एसिड्स वो स्पीशीज़ हैं जो हाइड्रोजन आइंस जनरेट करती हैं, बेसिस हाइड्रोक्सिल आइंस जनरेट करती हैं। तो बेस डालने का मतलब OH आइंस आप, हाइड्रोक्सिल आइंस आप ऐड कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोक्सिल आइंस ऐड आके बजाय इस वाले अमोनियम आइन को यूटिलाइज़ करें, इसके साथ कंबाइन हो, ठीक है, वो इसके साथ कंबाइन होंगे। जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन है NH4OH का, तो ये वैसे भी लेस डिसोसिएटेबल है, तो ये कोशिश करेगा कि मैं ना ही डिसोसिएट हूँ। जब ये डिसोसिएट नहीं हो रहा तो इस सोल्यूशन की पीएच भी उतनी ही सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये उसको वेरी नहीं करेगा। आई होप कि आपको मेरे इस लेक्चर की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर अभी भी आपके किसी किस्म के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उनके भरपूर आंसर्स करूँगा। थैंक यू सो मच।